हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस हिंदी के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ योजना और उपविषय है पद्यांश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए यदि आपको हिंदी विषय की पाठ योजना बनानी हो तो, और वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो लाइक जरूर करें। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ योजना संख्या 25 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा है 9, विषय है हिंदी, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है मीराबाई पदावली। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसका दिनांक मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य यानी कि बच्चों में विषय को पढ़ाने से किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब लिखेंगे। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को पठन पाठन के द्वारा उसे कठिन शब्दों को उच्चारण करने सिखाना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को स्वाध्याय के प्रति प्रेरणा देना। और चौथा पॉइंट है छात्रों को उचित आरोह, लय, गति एवं विराम आदि के प्रयोग के साथ वाचन में अभ्यास करना। ठीक है, उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के पढ़ाने के बाद क्या क्या बिहेवियर्स में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्र मीराबाई के पदों दोहों से संबंधित शब्दों के शुद्धोच्चारण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र मीराबाई के पदों दोहों की तुलना अन्य पदों एवं कवियत्रियों से कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्र मीराबाई के पदों दोहों को उचित लय, यति, गति, आरोह अवरोह पूर्वक शुद्ध स्वस्वर वाचन कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, उसका तो लिखेंगे शिक्षण सामग्री। इसे आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें और सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि पुस्तक, डस्टर, चौक, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, बच्चे मीराबाई से संबंधित जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा और कोई गलतियां भी नहीं होगी। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है, इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका और अच्छे समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, कंस की बहन का क्या नाम था। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं देवकी। ठीक है, यहाँ पर देखिए छात्र छात्र क्या उत्तर दिए, देवकी। तो इस देवकी शब्द को लेकर छात्राध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रम संख्या में 2 लिखेंगे। उसका छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं,
देवकी के पति का क्या नाम था? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं वासुदेव। ठीक है। उसका छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, जेल में जन्म लेने वाली देवकी वासुदेव की 8वीं संतान का क्या नाम था? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं श्री कृष्ण। ठीक है। उसका छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी कौन सी कवयित्री थी? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मीराबाई। ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा प्रकरण मीराबाई आ गया। उसका छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग हिंदी में मीराबाई की पदावली की व्याख्या विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट। इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। उसका दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है। यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी। इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे कवयित्री का जीवन परिचय। ठीक है। और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, मीराबाई श्री कृष्ण भक्ति रस की महान कवयित्री थी। मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवयित्री थी। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। संत रैदास या रविदास उनके गुरु थे। ठीक है। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में दूदाजी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। सन 1516 ईस्वी में राणा सांगा के पुत्र भोजराज से उनका विवाह हुआ था। मीराबाई का निधन सन 1560 ईस्वी में द्वारिका में हुआ। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मीराबाई का प्रमुख रचनाएं काव्य ग्रंथ। पहला है नरसिंह जी का मायरा, दूसरा है गीत गोविंद का टीका, तीसरा है राग गोविंद और चौथा है राग सरोद। ठीक है। और इसके अलावा उनकी अन्य रचनाएं हैं मीरा पदावली, मीरा की मल्हार और गरबा गीत। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे कवयित्री का जीवन परिचय। उसके बाद पहला पॉइंट में लिखेंगे मीराबाई श्री कृष्ण भक्ति रस की महान कवयित्री थी। उसके बाद लिखेंगे मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में दूदाजी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ। उसके बाद लिखेंगे मीराबाई का विवाह सन 1516 ईस्वी में राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। उसके बाद लिखेंगे मीराबाई का निधन सन 1560 ईस्वी में द्वारिका में हुआ। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे मीराबाई पदावली पाठ का सारांश। और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, इस पद की कवयित्री मीरा है। इसमें कवयित्री श्री कृष्ण की भक्त प्रेम को दर्शा रही है और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही है। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन में आए कठिन दुखों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर परिवार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्ण प्रेम में लीन हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कृष्ण कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्मा अर्थात जिसका कोई रूप आकार न हो ऐसे प्रभु, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी अर्थात जिसे किसी की परवाह नहीं ऐसे संत के रूप में दिखाई देते हैं। मीरा अपने प्रभु की शक्तियों और सामर्थ्य का गुणगान भी करती है और उनके कर्तव्य को भी याद दिलाती है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आदर्श वचन। इसमें छात्र अध्यापक पहला जो पंक्ति है मीराबाई पदावली का वो सुनाएंगे। तो देखिए क्या सुनाते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटी का कोटि तट शोभित, नुपुर सबद रसाल,
मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचल गोपाल। उसके बाद आता है अनुकरण वाचन। इसमें छात्र अध्यापक के साथ बच्चे भी दोहराएंगे उस पंक्ति को, ठीक है, ताकि बच्चों में पढ़ने में रुचि आए। तो देखिए दोहराते हैं, बसो मेरे नैनन में ... भक्त बचल गोपाल। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे भावार्थ, और इस पंक्ति को छात्र अध्यापक जो समझाएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती हैं कि नंद जी को आनंदित करने वाले हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है। आपके सिर पर मोर के पंखों में निर्मित मुकुट एवं कानों में उली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक और सुंदर विशाल नेत्रों से आपका श्याम वर्ण का शरीर अतीव सुशोभित हो रहा है। अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों पर बांसुरी शोभायमान हो रही है। आप हृदय पर वन के पत्र पुष्पों से निर्मित माला धारण किए हुए हैं। आपकी कमर में बांधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही है। आपके चरणों में बंधे घुंघरुओं की मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत होती है। हे प्रभु, आप सज्जनों को सुख देने वाले, भक्तों से प्यार करने वाले और अनुपम सुंदर हैं। आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पंक्ति पढ़ा रहे हैं उस पंक्ति में जो भी कठिन शब्द है वो श्यामपट कार्य पर लिखेंगे। तो देखिए हेडिंग देंगे कठिन शब्द, उसके बाद लिखेंगे मकराकृत। इसका अर्थ क्या है, मछली के आकार का, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे क्षुद्र। क्षुद्र का क्या अर्थ होता है, छोटी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे रसल। रसल का अर्थ होता है मधुर। भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का अर्थ होता है भक्त वत्सल, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न है, मीरा का विवाह कहाँ के राजा के साथ हुआ? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं मेवाड़ के राजा के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप दूसरा पारा पढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा पारा के लिए भी ऐसे ही आदर्श वचन और अनुकरण वचन तथा भावार्थ लिखेंगे। जितना भी इस चैप्टर में बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दूसरा प्रश्न है मीराबाई किस भगवान की उपासिका थी। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाए कि बच्चों को घर पे जाकर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और उन्हें पढ़ने के बाद क्या डाउट आ रहा है वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न है मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।